जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज जो और अन्य महापुरुष हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, परम अनुसरणीय बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार साहब, संत गाडगे जी महाराज, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बिरसा मुंडा, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, और तमाम जो महापुरुष हैं जिन्होंने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, आप सबको नमन करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फुले, माँ रमाबाई, और मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम। आज का जो लाइव है उसका एक उद्देश्य है, और इसलिए मैंने कहा था कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो आज के लाइव को ज़रूर सुने। समय की कमी कारण कुछ लोग नहीं सुन पाएंगे, वो बाद में जान लें। कुछ अहम जानकारियाँ जो है आज मैं आपको दूंगा। उससे पहले भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को, आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपके संघर्ष, आपके बलिदान, आपकी हिम्मत, आपके जुनून, आपकी मेहनत से आज भीम आर्मी देश और दुनिया में जो अपना नाम जो है वो अपनी मेहनत से कमा पाई है। इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, आप सब लोग जिम्मेदार हैं। हमारी भीम आर्मी की राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथी, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिलों के अध्यक्ष, सभी प्रदेश की कमेटी, सभी कार्यकर्ता, आप सब लोग हमारे नेता हैं। आप सब लोगों की वजह से, आपकी मेहनत से, क्योंकि संगठन बहुत ताकतवर होता है, व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है। जिस प्रकार विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, विचारधारा बहुत ताकतवर होती है, और विचारधारा जीवन को उद्देश्य देती है। उसी तरह संगठन भी बहुत ताकतवर होता है। 1 और 1 11 होते हैं। तो आपने ये ताकत दी, और आपने मेरे जैसे एक गरीब हेडमास्टर के बेटे को ये सम्मान दिया और ये पहचान दी, अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। 2-3 चीज़ें जो हैं मैं बिल्कुल दिल से आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक प्राकृतिक नियम है कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसकी हंसी और उसकी मजाक बनती है। उस कड़ी में जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तो काफ़ी लंबा समय तक उसकी मजाक बनी, फिर उसका विरोध हुआ, और फिर उसको स्वीकार्यता मिली, क्योंकि भीम आर्मी ने जो काम किया वो समाज के लिए एक बल का काम था, एक परिवर्तन का आंदोलन था, और वो परिवर्तन आपको देखने को भी मिला। जो व्यक्ति कभी एक नौजवान जो साथी हमारे हैं, वो एक कभी थाने एक सिपाही से बात करने से घबराता है, या SSP और DM से आंख में आंख मिला के बात करते हैं। ये ताकत दी है भीम आर्मी ने मुझे भी और आप सब लोगों को। उसके अलावा नौजवान जो मिशन में नहीं थे, उनको बाबा साहब का कैडर और मान्यवर काशीराम साहब का कैडर और बहुजन महापुरुषों का कैडर देके जो है उनको मिशन में आने का मौका मिला, अपनी ऊर्जा से काम करने का मौका मिला भीम आर्मी में, जिसके कारण भीम आर्मी बहुत कम समय में पूरे देश में और दुनिया में अपनी पहचान बना पाई। तो जैसा मैंने कहा कि विरोध होता और फिर स्वीकार्यता होती, तो भीम आर्मी ने अपनी स्वीकार्यता अपने दम पे बनाई, क्योंकि भीम आर्मी को चलाने वाले जो लोग हैं किसी MP MLA, किसी मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बच्चे नहीं थे।
वो आपके बीच से, आप ही के जैसे आपके बीच से ही बाहर निकल कर आए हुए, मजबूती से ये निर्णय लेके कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने वाले, अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलने वाले, उनके आदर्शों को अपने जीवन के आचरण में डालने वाले लोग, वो आप तमाम सब लोग जिनके कारण मैं हूं और हम सब लोग हैं, भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों से बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही आप हम सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और मैं उसको देखता भी हूँ। बहुत सारे लोग उसको कॉपी भी करते हैं। मैंने देखा बड़े पैमाने पे मैं जाता हूँ, आप चश्मा भी लगाते हैं, आप मूछें भी रखते हैं, मूछों को ऐसे ताव भी देते हैं, मुझसे भी देने को कहते हैं, और नीला पटका भी पहनते हैं, जय भीम के नारे भी लगाते हैं, संघर्ष भी करते हैं। मगर मैं आपसे कुछ इससे ज़्यादा की उम्मीद करता हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे आने वाले कल के नेता हैं। इस बात को और जस्टिफाई मैं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो समर्पण भी आपको देना पड़ेगा। मुझसे अगर आपने कुछ सीखा, मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा, अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन संघर्ष से बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी, मेरे पिताजी ने, कि मुझ में जो अच्छाई है वो मुझसे लेना, जो मुझ में बुराई है वो मुझसे बिल्कुल मत लेना। मैं तुझ में अपने से कुछ ज़्यादा चाहता हूँ। तो मैं आप में, हमारे के कार्यकर्ता जो गांव की किसी गली में रहता है, जिसको मैं नहीं भी जानता हूँ या जिससे नहीं भी मिला हूँ, मैं आप में भी आने वाले कल का अपना समाज का जो है, बहुजन समाज का नेता देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे एक कदम आगे जाएं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इस मूवमेंट को आगे लेके जाएं। मेरी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे, मुझ में अगर जो बुराई आपको दिखती है वो मुझसे ना लें, जो अच्छाई आपको दिखती है वो लें, और उस अच्छाई के पे ही अपने कायम रहें। हर इंसान में कमियां होती है, मुझ में भी हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कमियां आप मुझसे ना लें, आप मुझसे जो आपको अच्छा लगता है वो लें, और जो और खूबियां जो है और लोगों में, उसको भी ग्रहण करें। तो जीवन में सीखने की कला नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आज जिस ड्रेस में हूँ, ये एक विद्यार्थी की ड्रेस है, और विद्यार्थी हमेशा सीखता है। तो जीवन में आप किसी भी जगह पहुंच जाए, लेकिन सीखना बंद नहीं करना है, पढ़ना बंद नहीं करना, पढ़ना है खूब। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि मुझे मूर्तियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, और ये उनके जीवन का अनुभव था। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी के या भीम आर्मी के हों, चाहे वो कार्यकर्ता पदाधिकारी, वीआईपी कल्चर आप अपने जीवन में ना लाएं। आप अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, उनकी परेशानियों को सुने, उनके दुख दर्द में शरीक हों। मुझसे, मेरे साथ ये दिक्कत है कि मुझे सभी के साथ बातचीत करनी पड़ती है, मैं सब लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ। और क्योंकि संघर्ष का दौर जारी है, तो ये अभी और बढ़ेगा। कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी निराश ना हो कि हमारी बात नहीं हो पाती। एक समय वो भी आएगा कि मैं आपके गली मोहल्ले या घर में या गांव में या आपके विधानसभा ब्लॉक या जिले में जो है, आपके साथ ही सड़क पर जो है संघर्ष कर रहा हूं या कैडर करवा रहा हूं। तो एक आम आदमी और एक सैनिक में ये फर्क होता है। मैं कैडर में कहता हूं कि एक सैनिक 2-2.5 साल की कठिन ट्रेनिंग से तैयार होता है, जो फिर नेतृत्व भी करता है। और एक आम आदमी का एक व्यक्ति विशेष जीवन होता है, वो अपने जीवन में सिर्फ अपने व्यक्ति विशेष जीवन तक ही आधारित रहता है। इसलिए कैडर बहुत जरूरी है। कैडर से आपको सीखने को मिलेगा, कैडर से आपके अंदर नेतृत्व आएगा, कैडर से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होंगी, आपके विचार डेवलप होंगे। क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा कि कोई भी विचार जो है वो अंतिम नहीं है, परिस्थिति के साथ विचार भी बदलते रहते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं इसको दोबारा फिर जस्टिफाई करूंगा। वो बात ये है कि बिहार के लेनिन, जिनको कहा जाता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उनको आपको पढ़ना चाहिए। जननायक कपूर ठाकुर को आपको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए राम मनोहर लोहिया को, आपको पढ़ना चाहिए संत गाडगे जी महाराज को, आपको पढ़ना चाहिए माँ झलकारी बाई को, आपको पढ़ना चाहिए उदापासी को, आपको पढ़ना चाहिए बिरसा मुंडा को, आपको पढ़ना चाहिए पेरियार लल्लई यादव को, पेरियार
नायक स्वामी जी को पढ़ना चाहिए आपको, रामानायकर स्वामी। तो जो बहुजन महापुरुष हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ उनका नाम नहीं जानना चाहिए, उनके विचार पढ़ने चाहिए, उनके जीवन संघर्ष पढ़ना चाहिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका एक ही मजहब है जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अब हम बात करेंगे 26 नवंबर। 26 नवंबर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। संविधान तैयार तो 121 दिनों में हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जिस पे लोगों की सहमति असहमति थी और एक समय दिया गया, प्रोसीजर था, उसको पूरा करने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे, 18 दिन। तो वो जो विषय है कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपको करना क्या है संविधान दिवस के दिन, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र है भारत में, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है और जिस तरह से लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर इनका जो है घोषित कब्जा है, इमरजेंसी देश में लागू है, उसका बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जो चारों पिलर हैं लोकतंत्र के, उन पे बीजेपी का कब्जा, राजनीतिक सत्ता में वो लोग बैठे हैं। मीडिया पे उनका घोषित कब्जा, ये आप मीडिया के एंकरों द्वारा, मीडिया की न्यूज़ द्वारा देख सकते हैं। झूठी खबर ही चला देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी जिसमें अभी ताज़ी खबर है कि 3-4 दिन पहले कि भाई पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बाद में आर्मी ने उसका खंडन कर दिया। तो उससे एक परसेप्शन बन जाता है कि सरकार क्या करे। तो सरकार के जो सरकार से सवाल है जनता का, उससे ध्यान हटाने के लिए बार बार ये किया जाता है। उसके बाद आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका के कुछ फैसले आप देख लीजिए। मैंने कहा कि भाई कोरोना काल चल रहा है, हम लोग सब लोग कहते रहे, तमाम पार्टियों ने कहा कि अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन बिहार के इलेक्शन कराए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि भाई इलेक्शन को नहीं ड्रॉप कर सकते हैं, लोगों की जान से ज़्यादा जरूरी उनकी वोट है। तो ठीक है, वोट के अधिकार को हम भी समझते हैं। आपने मध्य प्रदेश के चुनाव कराए, पूरे जो उपचुनाव थे यूपी में, तमाम जहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, तब मीडिया ने एक भी दिन ये नहीं दिखाया कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना कम हो रहा है। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तो फिर कोरोना के आंकड़े आने लगे, क्योंकि अब किसान दिल्ली आ रहे हैं और इनको ये भी पता है कि चंद्रशेखर किसानों के समर्थन में जरूर खड़ा होगा, क्योंकि वो तो कि किसान परिवार से आता, तो किसानों के दुख दर्द को जानता। मैंने कई बार ये कहा भी है और मैंने एक बार पहले भी समर्थन किया था किसान आंदोलन का। तो सरकार को भय है कि लोग अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे और किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन देश में हो सकता है जो तख्ता पलट कर सकता है, क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान का जो संबंध है वो मजदूर से भी है, वो व्यापारी से भी है, और किसानों के परिवार से आर्मी में भी लोग जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, देश सेवा में भी रहते हैं। तो आप समझिए किसान सिर्फ किसान नहीं, किसान इस देश की रीढ़ है। इसलिए सरकार को डर है, इसलिए जो है अब आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि भाई आपको इतने लोगों को रहना है, मास्क पे 2000 रुपये का ये जुर्माना है, या यहाँ 1500 का जुर्माना है, 5000 का जुर्माना है। लेकिन सरकार कभी ये नहीं कहती कि भाई आपके घर कैसे चलेंगे, रोजगार तो आपको नहीं मिल रहा है कोरोना काल में, आप रोटी कैसे खाएंगे, आप इलाज कहाँ से कराएंगे। इस देश में लोकतंत्र सिर्फ संविधान जो है वो उसको उठा के रख दिया गया, अपनी मर्जी। राजतंत्र में भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चला रही है। ऐसा पहले समय में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने भी ऐसा किया है, कोई दूध का धुलावा नहीं है, जिस जिसकी सरकार आती है वैसा करता है। लेकिन सवाल ये एक्चुअल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र वो है जिसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार हो। मैंने सवाल किया कि जब न्यायपालिका है, जब पुलिस है, जब प्रशासन है, फिर रेप जैसी घटना पे आंदोलन करके एफआईआर क्यों लिखवाई जाती है? क्योंकि अपराधियों का संरक्षण देने के लिए सरकार बैठी है। जहां लोकतंत्र का निर्माण इसलिए हुआ था कि अंतिम व्यक्ति को भी मौका मिलेगा, वहां कुछ परिवारों का, कुछ लोगों का कब्जा जो है घोषित राजनीति पर हो गया। तो इस राजनीति के ट्रेंड को बदलने के लिए आजाद समाज पार्टी बनी। तो मैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात कर रहा था, मैं भूल गया, मैं आपके सामने उनकी बात रखता हूं। मैं इसलिए कर रहा था कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, उनके जीवन संघर्ष को, तो आपको पता लगेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बिहार में इनको लेनिन कहा जाता है। जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं लंबे समय तक पढ़ता रहा। उन्होंने एक नारा दिया, 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, और 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो मैं जो नौजवानों से कह रहा था, हमारे साथियों से, कि आप हमारे आने वाले कल के नेता हैं। आपका संघर्ष जो आपको पहचान देगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको जो मैं सिखाता हूं, या जो हमारे महापुरुषों ने मुझे या हमें सबको दिया है, उन्होंने तो लिटरेचर में दिया, मुझे स्पेशल कुछ नहीं दिया। आप सबके सामने लिटरेचर है, आप सबके सामने किताबें, उनको पढ़ के अपने जीवन में आचरण को भी ले, उस आचरण को भी जो है, उन आदर्शों को भी अपने आत्मसात करें, उन आदर्शों पर भी चलें। जोड़ने की कला सीखें, तोड़ने की ना सीखें, अनुशासन बनाना सीखें, अपने नेता पर भरोसा करना सीखें। समय के साथ जो है अपनी लड़ाई को तेजी और उसमें जो है कभी कभी ठहराव भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो तब जाके मूवमेंट चलती है। मूवमेंट बलिदान मांगती है। किसी ने भी किसी को फ्री में कुछ नहीं मिला है। जिसने भी लिया है, जैसे मैंने अभी कहा, और ये पंजाब से मैंने कहा था कि कोई किसी को राज ना दीजो, कोई किसी को ताज ना दीजो, जो लीजो निज बल लीजो। जिसके अंदर दम होगा वो ले लेगा, जिसके अंदर दम नहीं है वो नहीं ले सकता है। तो कुर्बानियां देनी पड़ती है कुछ लेने के लिए, और इस गुलामी से आज़ादी चाहते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि हमारी दुल्हन तो आज़ादी, अगर उस गुलामी से आप आज़ादी चाहते हैं सर, तो हमारे तमाम नेताओं को जो है कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी कड़ी में अब आज़ाद समाज पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी के लोग जब पार्टी बनाई तो लोग हंस रहे थे कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इनको 200 वोट मिलेंगे, इनको 400 वोट मिलेंगे, इनको 500 वोट मिलेंगे। लेकिन जब बिहार जैसे दूसरे राज्य में 8-8 हज़ार आज़ाद समाज पार्टी लेके आती है, तो लोगों को समझ आता है, और वो यूपी के अंदर एक ही सीट पे चुनाव लड़ती है और तीसरे स्थान पे पहुंच जाती है पहले चुनाव में, तो लोगों को समझ आता है कि नहीं, ये तो आगे बढ़ रहे हैं। तो मजाक के बाद जो दूसरी कड़ी होती है, विरोध की होती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगहों पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं झूठे, यानी कि हम दूसरी कड़ी में आ गए। हम जैसे मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि अगर आप कुर्सी पे बैठने वाला समाज ना बन पाओ, तो कुर्सी जो है खींचने वाला समाज बन जाओ। तो इसलिए है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरी कड़ी में आप पहुंच चुके हैं, और फिर सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत कम समय लगेगा आपको सफल होने में, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा कि गुरु से चेला एक कदम आगे होता, तो काशीराम साहब ने को 12 साल राष्ट्रीय पार्टी बनाने में लगे थे। हम सब लोग उनके चेले हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनको निराश ना करें। उन्होंने 12 साल लगाए थे, हम इसको 10 साल में या 8 साल में, 7 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सब लोगों के सहयोग से। और ये मेरा वादा नहीं, ये पूरे हमारे तमाम नेताओं का वादा है। वो जीवन का वो क्षण नहीं होगा कि किसी भी वजह से सिद्धांतों समझौता हो जाए, वो कभी क्षण नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। आपका भाई जो है वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। हाँ, मुसीबत बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत है, तो इसी कड़ी में मुकदमे और तमाम चीज़ें हो रहे हैं। तो मूवमेंट जो है वो घूमने फिरने के लिए नहीं होती। मूवमेंट तो संघर्ष बलिदान से तैयार होती है। तो मुकदमों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो आज आप पे मुकदमा लगा रहे हैं, कल जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो यही लोग आपको जो है चरण वंदन भी करेंगे। तो इनके झूठे मुकदमे, ये आपके सिर्फ अभी अब समय है ना, ये दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी में आपकी स्वीकार्यता होगी, दूसरी कड़ी में आपका विरोध जारी है। विरोध का सरकार के पास यही हथियार है कि झूठे मुकदमे लगा के जेल में डालो। मैं तो दिन रात तैयार रहता हूँ कपड़े पैक करके, कब सरकार जेल में जाने कहे। एक क्रांतिकारी के लिए जेल गहना होती है, मैं उससे नहीं डरता हूँ। मैंने कभी आपको सिखाया भी नहीं कि आप डरें। वहाँ भी इंसान ही रहते हैं। हमारे लोग कुछ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका से हमें कम न्याय मिलता है। हम पे अच्छे 5-5 लाख रुपए फीस लेने वाले वकील हम लोग हायर नहीं कर पाते, तो हमें ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है। और बाकी सरकार, जब भी कोई बोलता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए सरकार पे क्या, तो सरकार उसकी हत्या करा देती है, या उसको जेल में डाल देती है, या वो गायब हो जाते हैं। इससे नहीं घबराना है। तो अगर आपको सिर्फ राजनीति करनी, तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अगर आपको मूवमेंट चलानी है तो फिर आज़ाद समाज पार्टी है, और इसमें यहाँ इस संघर्ष के दौर में ये सब चीज़ें जायज। आप ये उम्मीद ना करें कि आपने कोई समझौता किया तो आप पर रियायत बढ़ती जाएगी। पूरे देश में, और मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल है। मैं औरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनों की बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे भाई जो, हमारे नेता जो हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, वो संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। वो अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मजबूत विपक्ष हैं। आप अपनी संख्या पे मत जाएं, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये आने वाले कल में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि संविधान दिवस स्पेशल, ये तो हमारा तो त्यौहार है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है, मेरे तन पे कपड़े हैं और मुझे बोलने का अधिकार है सार्वजनिक रूप से, तो ये संविधान ने दिया है। इस देश की तमाम महिलाओं को हमें अच्छा इलाज कराने का, अच्छा पढ़ने का, घूमने का, बोलने का, सुनने की अगर आज़ादी है तो संविधान से मिली है। इस देश में नौकरी करने की, नेता बनने की, गाड़ी खरीदने की, गाड़ी में बैठने की, अपने धार्मिक उत्सवों में शरीक होने की, अपने महापुरुषों के आंदोलन को जानने की और उसको आगे बढ़ाने की अगर ताकत कहीं से मिली है तो संविधान से, यानी कि बोलने की अगर ताकत मिली है तो वो संविधान से मिली। तो हमारे लिए उत्सव है संविधान दिवस। संविधान है तो हम हैं, और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे बच्चों मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं आपके बीच जिंदा हूँ। भीम आर्मी का निर्माण ही सबसे पहले इसलिए हुआ था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो क्योंकि हमने इनका पुराना कार्यकाल देखा और हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, मेरे गुरु ने तो, काशीराम साहब ने तो बताया था कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आएगी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को कमजोर करेगी और खत्म करने का प्रयास करेगी, क्योंकि आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है कि इस देश के संविधान को कमजोर करना है और पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। तो जब तक खत्म नहीं कर, जो अधिकार उसमें मिले हैं इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, जैनों को और इस देश की महिलाओं को, उसको खत्म करना है किसी भी तरीके से। यहाँ जो अच्छी शिक्षा का अधिकार मिला उसको खत्म करना है, जो अच्छे इलाज का अधिकार मिला वो खत्म करना है, न्याय मांगने का जो अधिकार मिला है उसको खत्म करना है। और आज आप देख लीजिए कि सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन देश जब चलेगा जब आपकी सरकारें होंगी, आप नेता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप देख लीजिए जो लोग सरकार में, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितना समर्पण है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं? मगर एक कड़वी सच्चाई ये भी है, और मुझे शिकायत भी आपसे, कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे, जैसे आपने अभी मेरे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पकड़ते हैं जैसे मैं पकड़ता हूँ, ये भी आप सीखते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ते नहीं हैं। इसके अंदर जो अधिकार हमें मिले हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छा है, पढ़ना चाहिए। हमारे इस्लाम धर्म के लोग जो हैं वो कुरान को पढ़ते हैं, अन्य अपनी जो धार्मिक पुस्तकें उनको पढ़ते हैं। हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपनी जो हैं जो गुरुबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब, उनको पढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुधार्मिक देश है, तो जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता का यहाँ सेकुलरिज्म यहाँ है, हमारे जो ईसाई भाई वो बाइबल पढ़ते हैं, हम बुद्धिस्ट लोग जो है तथागत बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं वो तथागत बुद्ध का जो धर्म है उसको पढ़ते हैं। तो सब लोग जो हैं अपने धर्म को मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये आप, इससे आपको सारे अधिकार मिले हैं साहब, माफ़ी चाहते हुए कहना पड़ रहा है, इसको आप नहीं पढ़ते हैं। तो मैं ये कड़वी बात कह रहा हूँ कि जो नौजवान अपना इतिहास नहीं जानता, या जो भी हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो या कोई माता हो बहन हो, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बदल ही नहीं सकता। और आपका इतिहास जो है वो कैलेंडर में बताया जाता है। इतिहास से होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको पता लग जाए कि आपके दादा बहुत शूरवीर थे, तो आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी कि, और आपके अंदर ये बल रहेगा कि नहीं हम शूरवीरों के औलाद हैं। आपको पता लगे आपके फादर बहुत बलशाली थे, तो आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी कि आप बहुत बलशाली बाप की औलाद हैं। अगर आपको पता लग जाए कि आपके फादर बहुत डरपोक थे, तो आपके अंदर ये गिल्टी रहेगी कि आप तो बहुत डरपोक परिवार से आते हैं, आपके फादर बड़े डरपोक थे। तो आप अगर अपना इतिहास जानेंगे तो उससे आपको आत्मबल मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। ये देश हमारा है, हमने इस पे, हमारे लोगों ने का एक बहुत लंबा इतिहास है इस पर राज का। अगर हम अपने इतिहास को जानेंगे तो हमें बल मिलेगा, और जब हमें ताकत आएगी, हमें बल अगर हमारे पास होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा, तो हम अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ पाएंगे। इसलिए अपने अधिकारों को जानना। और तो मैंने कहा कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चलना। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, हमारी लड़ाई इस देश में अधिकारों की है। और मैंने तो बार बार कहा कि हमें तो प्रयास ये करना है कि जाति विहीन समाज बनाया जाए, जाति को देश से खत्म किया जाए। जाति की वजह से घमंड नहीं करना है, जाति की वजह से आपको जो कुछ मिला है वो अपमान है, वो शोषण है, वो अधिकारों से वंचित रखने का जो है एक सिस्टम है, तो आपको उसको खत्म ही करना पड़ेगा। जब तक इस देश से जातिवाद नहीं खत्म होगा तो भाईचारा ही नहीं बनेगा।
इंसान की दो ही जाति है, एक महिला और एक पुरुष, और कोई जाति नहीं है। जानवरों में जाति होती है, इंसानों में जाति नहीं होती। जिन लोगों ने जाति बनाई अपने फायदे के लिए बनाई, जो कहते हैं कि कोई जाति से जन्म से सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और कोई जाति से जन्म से नीच हो जाता है। जाति से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, कर्म से आदमी महान होता है। हम लोग जिनको महापुरुष कह रहे हैं उनके कर्मों की वजह से नहीं, कर्मों की वजह से कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारी जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो कर्म से महान थे, उन्होंने काम किया है कर्म से। कुछ लोग तो धर्म भी अलग हैं, तो हम उनको भी महान इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, उन्होंने मानवता के लिए अच्छा काम किया है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने इतिहास को जानिए और पढ़िए सर, नहीं पढ़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको करना क्या है, क्योंकि फिर कोरोना देश में आ चुका है दोबारा से, क्योंकि अब आंदोलन की शुरुआत होगी तो लोगों को पता है कि बहुत सारे आंदोलन अब शुरू होने वाले हैं। क्योंकि मैंने अब ज़्यादा बोलना छोड़ दिया है, करने का ज़्यादा मन है, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी पढ़ें, सीखें, तभी ये लड़ाई और आगे बढ़ पाएगी और मजबूती से हमसे लड़ पाएंगे। अब दूसरी पीढ़ी के लोग मुझे महसूस होते हैं जो जेल जा रहे हैं, जिनका जीवन संघर्ष में जाएगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी राज करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से भरोसा। तो पूरे देश में जो भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के जो एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण, उन सब लोगों को मैं कहता हूं कि देखिए संयम रखिए, धैर्य रखिए। आपने संघर्ष किया है और आपको इसका अभी जो जिस लक्ष्य के लिए हम चले थे वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ें। आप ही हमारे नेता हैं, तो फल तब मिलेगा जब आप और इस संघर्ष को करेंगे और उतने धैर्य से, समर्पण से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मूवमेंट चले और आप ये भी चाहते हैं कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो 26 नवंबर को आपको करना क्या, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप अगर अपने कार्यालय पे पहुँच पाएँ, जहाँ जहाँ कार्यालय है, तो अपने कार्यालय बैठ के सामूहिक चर्चा करें। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी देश में सबसे बड़ा खतरा ये हो रहा है कि देश के संविधान को की जो आत्मा है, उसका प्रिम्बल जो है, प्रस्तावना, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक वर्ड है, पंथ निरपेक्ष, बाद में धर्मनिरपेक्ष, जिसको सेकुलरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ख़त्म किया जा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, जैसे कहा जा रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये तो बहुसंख्यक धर्म का देश है। चलिए हिंदू धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो किसी एलर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ तो वो भी लोग हैं जो हिंदू धर्म को नहीं स्वीकार करते, दूसरे धर्म को मानते हैं, तो उनको आप कैसे थोप सकते हैं। तो सत्ता का जिस तरह से मिसयूज जो लोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा जनता को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले ये करना कि आप जहाँ भी इकट्ठे हों, चाहे आप कार्यालय जाएं या अपने घर पे रहें, किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, एक तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि जिनका राज होता है उन पर कोई कानून नहीं लागू होता, आप ये देख सकते हैं। जिनका राज नहीं होता उन पर सारे नियम कानून लागू होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत धैर्य से अपनी मूवमेंट को चलाना है। अगर आप अपनी रास्ते में ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा कर लेंगे तो जाने उस रास्ते को, अपने लक्ष्य को पाने में उतना ही समय लगेगा। अब मैं ज़्यादा का प्रयास ये करूँगा, लाइव आके आपको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दिया करूँगा, कैडर यहीं मोस्टली प्रयास करूँगा कि यहीं कराऊँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों के बीच नहीं आ सकता। क्योंकि मैंने तय कर लिया कि 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अंदर 403 की 403 विधानसभाओं पे बूथ कमेटी बनानी, और ये करने के लिए मैं घर से बहुत जल्द निकलने वाला हूँ। गांव-गांव जाके, हर ज़िले में जाके, हर मंडल में जाके मैं ये खुद कैडर करके, और वहाँ अच्छे नौजवानों को, क्षमतावान संघर्षशील नौजवानों को, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक जिम्मेदारी, और सबसे पहले संगठन, सारे आंदोलन सब करेंगे, ईवीएम से लेके सब, लेकिन तब करेंगे पहले संगठन निर्माण करेंगे। इस पर सारी चीज़ें मैं आपके बीच ही आके करूँगा वहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जब सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे ना आप। कल आपके बाद भी एक पीढ़ी आएगी जो संघर्ष करेगी, आप क्या सिखाएंगे उसको, तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, मुद्दे पे आ जाता हूँ। आप पेन कॉपी आपके पास हो तो नोट कर लें, या फिर याद रख लें, लाइव आपके पास रहेगा। सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रिम्बल पढ़ना है, और उस प्रिम्बल को पढ़ना नहीं है, संकल्प लेना है कि हमें भारतीय संविधान की सुरक्षा करनी है। और जो प्रिम्बल में हमारे लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये देश जो है भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। भारत दैट इज इंडिया, ये कहा भी गया है कि इंडिया जो है वो भारत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश का नाम क्या है, और इस नाम के साथ जो है ये पूरा प्रेम्बल जो आखिरी में ख़त्म होता है,
जिसमें हम लोग ये इस बंधुता को बढ़ाने की बात करते हैं कि बंधुता बढ़ाने के लिए हम लोग जो दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा प्रेम्बल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आत्मसात करना और इसी पे चलना है। इस संविधान की सुरक्षा करनी है, बाबा साहब को जिंदा रखना है, अपने आंदोलन को मरने नहीं देना है सर, अपने आंदोलन को जिंदा रखना है। आप हम तमाम लोग जो हैं, जो भीम आर्मी को आजाद समझता, आप मेरे तमाम, आप सभी लोग मेरे नेता हैं। मैं आपको नेता स्वीकार करता हूं क्योंकि आप लोग बहुत काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, काम करना है। मैं प्रयास करूंगा कि हजारों नेता इस समाज में, मैंने ये फैक्ट्री अब लग चुकी है हमारी भीम आर्मी, यहाँ से नेता तैयार हो रहे हैं, हर जिले में नेता तैयार हो चुका है लगभग। यहाँ से हजारों नेता हम लोग तैयार करेंगे, मूवमेंट को जिंदा रखेंगे। व्यक्ति बिक सकता, विचार नहीं बिकते, और विचार जो हैं वो मेरे नहीं है, वो महापुरुषों के हैं। तो उस विचारों को जिंदा रखना है, और विचारों को जिंदा रखने के लिए मूवमेंट को जिंदा रखना है। जैसे मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, पहले प्रेम्बल पढ़ना है, मैं आखिरी में भी कुछ बातें आपसे करूँगा, फिर कुछ आर्टिकल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए या फिर बाद में लाइव से नोट कर लीजिएगा। मैं कहना भूल गया, मुझे शुरू में आपको बताना था कि पेन कॉपी रख लीजिए अपने पास। मैं आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता हैं, और भीम आर्मी के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, उनसे सब लोगों से कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 11, इसको पढ़ना है और इसको समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना। मैं यहाँ बता दूंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग फिर घर वहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपको लोग भैया ने तो बता दिया तो अब क्यों पढ़ना। ऐसा नहीं करना। आर्टिकल 5 से लेकर 11, जब मैं कैडर में आऊँगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूछूंगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आर्टिकल पढ़ने कितने लोगों ने पढ़े, और मुझे पता लगेगा कितने लोग मेरी बात को मानते हैं या फिर दिखावा करते हैं, खोखलापन में मुझे जो है जिंदा रखे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी फोर्स तैयार हो रही है बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस देश में राज के लिए, या फिर मैं सिर्फ जो है ये देख पा रहा हूँ कि मुझसे दिखावटी बातें मुझसे हो रही है, मुझसे एक सपना दिखाया जा रहा है कि नहीं भैया हम लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपकी बात को मानते हैं, हम आपके दिखाए रास्ते पे चलते हैं। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 पढ़ने क्या है, कुछ है वो आपको पता लग जाएगा। मैं जानने का प्रयास करूंगा जब आऊँगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 13 पढ़ना है, आर्टिकल 14 पढ़ना है, आर्टिकल 15 पढ़ना है, आर्टिकल 16 पढ़ना है, आर्टिकल 17 पढ़ना है, आर्टिकल 21 पढ़ना है, और सीआरपीसी जो आईपीसी और सीआरपीसी। तो आईपीसी वो है जहां हमारे जो धाराएं जो हैं हमारी पुलिस द्वारा जो है, जो भी घटना होती है उसके साथ लगाई जाती है, वो जो ऑफेंस तैयार किए जाते हैं। लेकिन एक सीआरपीसी जिसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में केस चलता है। तो सीआरपीसी की जो धारा 156 उसका जो थर्ड पार्ट है वो जरूर पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग। ये मैं सभी से पूछने वाला हूं जब मैं आऊंगा। और फिर आर्टिकल 311 पढ़ना है, ये सभी पढ़ने हैं। मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 21 सीआरपीसी का जो ऑफेंस 156 का जो थर्ड है वो पढ़ना है आपको, 311 पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बहुजन समाज के लोग हमसे जुड़े हैं, जिसमें बैकवर्ड के बहुत सारी जातियां हैं, आर्टिकल 340 पढ़ना है, 341 पढ़ना, 342 पढ़ना, 338 से और 342, ये पांचों आर्टिकल पढ़े हैं। 38, 338, 39, 40 और 41 और 42, ये पांचों पढ़ने। बड़ा काम नहीं है, 2 घंटे का काम है, पढ़ने हैं और समझने हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि जब मैं आऊंगा आपके यहाँ कैडर में तो मैं ये सब चीजें आपसे पूछूंगा कि जो मैंने आपसे कहा, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं भ्रमित हूं, कि जितनी मेहनत और ईमानदार से हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे कल के नेता तैयार हो रहे हैं, वो कितना सीरियसली हमारी बातों को लेते हैं। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें, और मैं कैडर में आपसे पूछूंगा। कहीं आप मिल सकते हैं तभी पूछ सकता हूँ कि मैंने आपको सर ये पढ़ने कहा था हमारे नेता लोगों, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। बस मैं आपसे इस कड़ी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और यूं थक हार के ना बैठ मंजिल मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन सर फिर जान लीजिए कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है। जहाँ लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर अघोषित कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने कर लिया,
जहां नेता आवाज़ न निकाल रहे हों अपने मुंह से, जहां न्याय के विरुद्ध जो आंदोलन चलने वो बंद हो गए हों, जहां लोगों को अपनी जान की इतनी परवाह होगी हो कि वो दूसरे कत्ल को आराम से होते देख रहे हो, और वहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हैं और बहुजन संगठन के जो और लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत को सलाम। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि यह आंदोलन जो है इस दुनिया में दोबारा से, दुनिया में नहीं भारत की बात सबसे पहले करें, भारत में दोबारा से बहुजन आंदोलन को मजबूत करेगा और बहुजन महापुरुषों को जो त्याग बलिदान संघर्ष हैं उनको भूलने नहीं देगा, उनको जो है उनके सपनों को साकार करेगा। बाबा साहब के 4 बच्चों कुर्बानी को मत भूलिए, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों कुर्बानी को मत भूलिए, चारों शहजादे जो थे हमारे और जो महापुरुष हुए हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़िए, उनकी कुर्बानियों को मत भूलिए। एहसान है इस समाज पे, दलित समाज पे, अछूत समाज पे उनका बहुत बड़ा। मैं देश के पूरे सैनिक समाज का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज जो कुर्मी गोत्र से हैं, जिनके फिर वंशज पटेल और गुर्जर जो तमाम, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गुर्जर समाज का, पटेल समाज का, कुर्मी समाज का, कि एक बड़ा काम उन्होंने किया था। आरक्षण को सबसे पहले उन्होंने लागू किया। मैं धन्यवाद करता हूँ महाराजा गायकवाड़, और उनको महाराजा गायकवाड़ को ये खबर कहाँ से आई कि बाबा साहब अम्बेडकर कहीं पर जो है पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा ब्लिंट बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है, उनको बताने वाले राजा महेंद्र प्रताप जो जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बहुजन समाज के सभी वर्गों का। मैं धन्यवाद करता हूँ सैन समाज का, जहाँ जननायक कपूरी ठाकुर जैसे नेता हमें मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ कुशवाहा समाज का, जहाँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हमें मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ यादव समाज का, जहाँ पैरे लल्ले यादव हमको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ पासवान समाज का, जो हमारा समाज है, जिस उदादेव पासे, बिजली पासे जैसे नेता हमें दिए। मैं आदिवासी समाज का धन्यवाद करता हूँ, बिरसा मुंडा दिए हमें। धोबी समाज जिसको कहते हैं, संत गाड़गे जी महाराज। तो पैरा हमारे जो हैं पेरियार रामा नायकर स्वामी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो बहुजन समाज के मैं कश्यप समाज का, पाल समाज का, प्रजापति समाज का, जिन्होंने माननीय काशीराम साहब को बल दिया, जिन्होंने उन पर भरोसा किया और अपने नेतृत्व को भी बल दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे देश के गौरवशाली चमार इतिहासकारों का, और चमार जो नेता हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जाति हमने नहीं बनाई। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान वाल्मीकि महाराज का, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों बना रहे। उन्होंने हमें कलम पकड़ाया था सर, झाड़ू नहीं पकड़ाई थी। ये समझना पड़ेगा कि छल हुआ है कहीं ना कहीं। आप देखिए हमेशा उनके हाथ में कलम मिलेगी। मैं संत गुरु रविदास जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ। मैं हर उस धानुक समाज के अपने जो नेता हैं, उनका जो भीम आर्मी में काम कर, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी अपने जो हैं बहुजन समाज की जितनी जातियाँ हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आप जब इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता लगे कहीं ना कहीं हर एक समाज ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया है, क्योंकि यहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी नहीं ना। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। आज भी वर्ण व्यवस्था की इस आधारशिला को, इस भेदभाव को कौन जो है दोबारा से लागू करना चाहता है, कौन इस विचारधारा को चला रहा है, कौन अन्याय अत्याचार के खिलाफ इस विचारधारा को, मानवता की विचारधारा को चला रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, शासक बदलते रहते हैं, उनके चेहरे बदलते हैं, विचारधारा का बड़ा खेल है कि विचारधारा पर कौन चला रहा है। पहले जिसे कांग्रेस ने बल दिया, वो विचारधारा जिसको हम वर्ण व्यवस्था की विचारधारा जो कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा जो कह सकते हैं, ब्राह्मण समाज में भी अच्छे लोग हुए हैं। पंडित राहुल संकतरयान जो हैं, वो बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, और वो एक बड़े वो हुए हैं जो है चेंज के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो सभी समाजों में इस तरह के लोग हैं। तो मैंने कहा आपसे, जो मैं आपसे बता रहा था कि इस व्यवस्था को आज आरएसएस और बीजेपी चला रही है। उसी तरह से जो मूवमेंट थी पहले काफी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी ने चला, जब माननीय और काशीराम साहब थे। उससे पहले बाबा साहब जब थे तो आरपीआई ने चलाया, जब बाबा साहब नहीं रहे तो आरपीआई ने छोड़ दिया, जब माननीय काशीराम साहब चले गए तो बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ दिया। तो विचारधारा कौन चला रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी उस विचारधारा को चला रही है, जो बहुजन विचारधारा। एक तरफ देश को तोड़ने वाली आरएसएस की वर्ण व्यवस्था को लागू करने वाली
सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी को जिंदा रखने वाली, पूंजीपति सामंतवाद को जिंदा रखने वाली विचारधारा आरएसएस बीजेपी, और दूसरी तरफ जो है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, सबको जोड़ने के लिए, मानवता, बंधुत्व, भाईचारा को जो है आगे बढ़ाने के लिए, संविधान को मानने वाली जो दूसरी विचारधारा है वो आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा है। तो यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई, इसलिए आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। अब अगर आप सोचते हैं बिना संघर्ष के कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है ये संघर्ष से ही आपको कुछ मिल पाएगा, और ये बलिदान आज का नहीं, पहले भी दिया गया है। तो मैं फिर आपको एक बार दोहरा देता हूँ कि साहब आप मुझसे सीखते हैं, हमारे नेता तमाम, जो एक कार्यकर्ता गली में भी रहता वो भी मेरा नेता। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले कल के समाज के नेता, आप देखिए कि समाज को आप क्या दे रहे हैं। ये मूवमेंट समाज से कुछ छीनने के लिए नहीं है, ये मूवमेंट समाज से कुछ कमाने के लिए नहीं है, समाज को दोबारा से, क्योंकि इतने बार ठगा गया समाज, इतनी बार लूटा गया, इतने धोखे वादे हुए कि बहुत उम्मीदें हैं आपसे तमाम लोगों की, उसको नहीं कमज़ोर पड़ने देना। इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारें यहाँ हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हो क्या रहा है, 75 जिले हैं, हर जिले में रोज 2 रेप होते हैं। और जिन काफ़ी न्यूज मैंने सुनी जी, किसी एक अभी तो मैंने सुनी कि रेप जो पीड़िता थी उसी बच्ची को थाने में जाकर पीटा गया, उसको बेल्टों से जूतों से पीटा गया, कहीं पेशाब पिलाया जाता है, कहीं बाल काटे जाते हैं, कहीं मूंछ काट ली जाती है, कहीं तमाम तरह की जो है घृणात्मक हुई, कहीं शोषण होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही कि उन विचारधाराओं की सरकारें हैं जो चाहती है कि अन्याय अत्याचार लागू रहे। आपकी सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो आप समझती है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी सरकार होगी तो क्या आपको इस तरह से जो है आपके साथ अन्याय जुल्म अत्याचार होगा क्या? सरकार रोजगार पे बात नहीं करेगी, सरकार जो है मेडिकल फैसिलिटी पे बात नहीं करेगी, सरकार एजुकेशन पे बात नहीं करेगी। तो ये सरकार जो है, ये इनके पास एक ही हथियार है, वो धर्म और राष्ट्रवाद, उसको जिंदा रखना चाहती है। लेकिन इस धर्म और राष्ट्रवाद से आपका भला नहीं होगा। धर्म तो अफीम है। मैं तो कहता हूं आर्टिकल 25-26 भी आप जरूर पढ़ें। धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई किसी धर्म को माने, लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो जाता है। यहाँ झूठे जो है तथाकथित लव जिहाद और तमाम तरह की बातें होती है, क्योंकि ये नहीं देखते कि यहाँ किसी भी जाति धर्म में तो महिलाओं को तो हाँ अधिकार थे ही नहीं, लेकिन आज भी क्या है, दहेज के कारण लोगों को, महिलाओं को जला दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उनको उनकी हत्याएं कर दी जाती है। वहाँ ये लव जिहाद और तमाम चीज़ें जो हैं वो कुछ नहीं है। यहाँ तो इतना जो है, यहाँ ऑनर किलिंग होती है दलित समाज का, क्योंकि लोग समझदार नहीं है, जानते नहीं है, लोगों को अपना इतिहास नहीं पता, तो यहाँ गैर बराबरी की भावना बनी हुई है। तो यहाँ दलित समाज का अगर व्यक्ति जो है वो किसी स्वर्ण महिला के साथ उनका अगर प्यार हो जाता है या उनका कोई आपस में जो है रिश्ता होता है, तो यहाँ हत्याएं होती हैं सरेआम, यहाँ थानों में हत्याएं होती है। उसका बड़ा उदाहरण अभी बिहार है, विक्रम जो है वहाँ का वो एक बड़ा उदाहरण है, विक्रम संतोष जो है वो, ये सारा यही मामला था। कई मामले आपने सुने होंगे ऑनर किलिंग के। तो जहाँ इस देश में आज भी इतनी गैर बराबरी, वहाँ ये सब चीज़ें, ये बीजेपी के एजेंडे हैं जिसमें क्या लोग फंस जाते हैं। उन एजेंडों में नहीं फंसना है, अपना रास्ता, अपना गोल रखना है। हमारा गोल इस देश में यही है कि अब हमें इस देश में सत्ता चाहिए, राज सत्ता जो है, जिनका राज होता है उनका धर्म भी जिंदा रहता है। तो हमें इस देश में अब सत्ता में भागीदार चाहिए और अपने अधिकार चाहिए। कब तक हम यहाँ मांगने वाला समाज बना रहेंगे? हमें इस देश में देने वाला समाज बनना है। इस देश में हमें शासक वर्ग के लोग, हमें शासक बनना है इस देश में, तो उस पर काम करना है। जिसका समाज शासक होता है उनको रोजगार के लिए किसी के आगे थोड़ा ही हाथ फैलाना पड़ता है। फिर वो रोजगार के, जब वो रोजगार करता है, किसी का मेहनत मजदूरी, फिर पैसे लेने जाता है, उसकी हत्याएं थोड़ा ही होती हैं साहब। उसको तेजाब जला के थोड़ा ही मारा जाता है, उसको जिंदा थोड़ा जलाया जाता है। तो आपको अब राज के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको राज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है। आप देखिए कि हम लोग कैडर में इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, 1985 में कांग्रेस बनी और 1947 में उनका राज आया। लगभग 57-58 साल उन्होंने जो है संघर्ष किया, धैर्य बना के रखा। कि आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप 5-7 साल जो है आराम से अपनी मूवमेंट को चलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहते हैं हमने बहुत काम कर दिया और हमको कुछ मिलना चाहिए, तो आप समझिए कि क्या ले लेंगे आप। दूसरे दलों में जाके आप विधायक और एमपी बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, पैसे कमा लेंगे। क्या अपने महापुरुषों का आंदोलन वहाँ चला पाएंगे? क्या ईमानदार से अपनी बात वहाँ रख पाएंगे? क्या अपने लोगों के ऊपर हो रहे शोषण पे आप बोल पाएंगे? विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे? इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखी, और चमचों किस तरह प्रयोग होता है ये भी लिखा। तो
अभी लोग नहीं जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बहुत लंबे समय से विरोध कर रहे थे, और जब वो ठगे जाते हैं, जब उनकी आंखें खुलती हैं तो आके मुझसे कहते हैं कि हम आज आज़ाद समाज पार्टी में काम करें, भीम आर्मी में काम करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ ये तो आप ही का घर है बहुजन समाज का, ये आप ही की पार्टी, आप ही इसके नेता हैं, कीजिए काम, स्वागत है आपका। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ सभी का, मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। याद रखिए आपको जो मैंने बताया कि 26 नवंबर को क्या करना है, त्यौहार की तरह मनाना है। अगर कोई लोग अपने घरों पे दिए जी रात में जलाना चाहता है, रोशनी करना चाहता है, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश हमें यहीं से तो मिला अपने जीवन में, उसको वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कीजिए। मगर इसको अपने बच्चों को बताइए कि संविधान क्या है, संविधान और संविधान से हमें क्या मिला। नहीं बताएंगे, इतिहास नहीं बताएंगे तो उनको पता ही नहीं लग पाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का मंगल हो, और मेरी बहुत सारी उम्मीदें हमारे नेताओं से, उस पर आप खरे उतरिए। चश्मा लगाना सीखा है, मूछें रखनी सीखी है, गले में नीला पटका और संविधान लेके चलना सीखा है। बस संघर्ष करना भी सीखिए जैसे आप कर रहे हैं, और उसको मजबूत कीजिए, धैर्य भी रखिए, समर्पण रखिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने लक्ष्य पर भी आधारित रहिए, अपना लक्ष्य देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, और जिनको लगता है हमारा लक्ष्य पूरा हो गया वो कुछ भी सोच सकते हो। धन्यवाद।